हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड टेस्ट सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारी MCQ सेशन चल रहा है हमारे RNCC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जो कि बेसिस है अपने RML एग्ज़ाम पे SGPGI के लिए। ठीक है, तो जैसे हम MCQ सॉल्व करते जाते हैं, साथ साथ में उनके टॉपिक्स भी अपन डिस्कस करते जाते हैं। अपना यही पैटर्न अभी तक चलता आ रहा है, तो अपन इसी को आगे फॉलो करेंगे। ठीक है, और टॉपिक्स वो रहेंगे जो एग्जाम के अंदर काफ़ी बार उनसे क्वेश्चन पुट ऑन हो चुके हैं। RML के अंदर भी वो क्वेश्चन आ चुके हैं और अदर एग्जाम्स के अंदर भी उस टॉपिक से क्वेश्चन बन चुके हैं। उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा ऑफिशियल RNCC का जो ऐप है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे जो RML एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग SGPGI के लिए हम डेली बेसिस पे वहाँ टेस्ट रन कर रहे हैं अभी, जो कि एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है और हर स्टूडेंट जो है वो उसको बाय कर सकता है। इसलिए हमने उसकी प्राइस एकदम अफोर्डेबल रखी है। तो आप उनको भी बाय करके अपनी डेली बेसिस पे आप टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में जब आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पे आप घर बैठे हो सकता है, तो एग्जाम के टाइम पे आप जो अपना जो एक्सपीरियंस है, रियल टाइम एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आपके एग्जाम में हेल्प करेगा वो चीज़। ठीक है ना, और आपका जो कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बना रहेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपकी पहले प्रैक्टिस अच्छी की हुई है। ओके, सो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। क्वेश्चन है हमारे पास में, द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट्स के अंदर आपको पूछा है सीवियर डिहाइड्रेशन का क्या साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, किसमें, इन्फेंट के अंदर। ओके, ऑप्शन हमारे पास में ड्राउजीनेस मिलेगी, डिक्रीज फोंटानेल और डिक्रीज स्किन ट्रगर। जो स्किन ट्रगर है वो भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एंजाइटी एंड इंक्रीज स्किन ट्रगर। स्किन ट्रगर मीन्स क्या होता है, स्किन को अपन जब पिंच करके देखते हैं तो वो वापस कितनी देर में वो अपना जो वापस अपने शेप में आ जाती है, तो वहाँ पर स्किन ट्रिगर अपन देख सकते हैं उससे। ठीक है, तो वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डिहाइड्रेशन के अंदर। नेक्स्ट, ड्राउजीनेस, बल्जिंग फोंटानेल एंड डिक्रीज स्किन ट्रिगर। नेक्स्ट, एक्सेसिव क्राइंग एंड एक्सेसिव थ्रस्ट। तो कौन सा ऐसा सिम्टम है जो आपको सजेस्ट करेगा कि जो इन्फेंट है उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो चुका है। सारे क्वेश्चन जो हमने लाए हैं वो सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसा मत समझना कि ये ईजी है ये हार्ड है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे सोल्व करवा रहे हैं। आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है इन क्वेश्चंस की। तो कौन सा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट रहेगा साइन ऑफ डिहाइड्रेशन में, सीवियर डिहाइड्रेशन में। तो अभी हम डिस्कस किसका कर रहे हैं, इन्फेंट का कर रहे हैं। तो इन्फेंट की एज कितनी होती है, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर की एज पे अपन को पता लगाना है कि साइन ऑफ डिहाइड्रेशन होता क्या है। तो हमारा जो इसके अकॉर्डिंग, इसके अंदर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आंसर कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब डिहाइड्रेशन होता है किसी पेशेंट को तो उसमें डिहाइड्रेशन, ड्राउजीनेस देखने को मिलता है, साथ साथ में डिक्रीज स्किन ट्रिगर भी देखने को मिलता है। जब ये पेशेंट क्या है, इन्फेंट है, तो इन्फेंट के अंदर आपको सबको पता है कि फोंटानेल प्रेजेंट होते हैं। फोंटानेल मीन्स जो स्कल के जो बोन होते हैं उनके बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं फोंटानेल। तो यहाँ पे फोंटानेल प्रेजेंट रहते हैं। तो अब जब डिहाइड्रेशन होगा तो फोंटानेल कैसा हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, और ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन आएगी या फिर कोई ब्रेन में कोई प्रकार की स्वेलिंग वगैरह आती है तो उसमें कैसा देखने को मिल जाएगा, डिप्रेस नहीं देखने को मिलेगा, एलिवेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फोंटानेल कैसा होता है, डिप्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पे डिप्रेस फोंटानेल बोल दो इसको, या फिर आप क्या बोल दो, शकन फोंटानेल, मतलब जो श्रिंक हो चुका है, फोंटानेल डिक्रीज है। ओके, तो अभी अपन बात कर लेते हैं फोंटानेल की। तो फोंटानेल कितने होते हैं, फोंटानेल टोटल अपने बॉडी में नंबर ऑफ 6 होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। वो कौन सा होता है, सबसे पहले फोंटानेल होता है एंटीरियर, सेकंड कौन सा होता है, पोस्टीरियर फोंटानेल। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसकी शेप कैसी होती है, सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है इससे क्या, शेप से। तो एंटीरियर फोंटानेल कैसा होता है, डायमंड शेप का होता है। ठीक है, एंड पोस्टीरियर फोंटानेल कैसा होता है, ट्राइंगुलर। ठीक है, एंटीरियर फोंटानेल को अपन क्या बोलते हैं, ब्रैग्मा, एंड पोस्टीरियर फोंटानेल को अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है, इनकी क्लोजिंग से। तो एंटीरियर फोंटानेल हमेशा पोस्टीरियर फोंटानेल से लेट क्लोज होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेट टाइम कितना रहता है, इसका 18 मंथ तक।
ठीक है। 18 मंथ तक ये क्या है, क्लोज हो जाता है। तो इसके बाद रेंज देखें तो 12 टू 18 मंथ की एज के ऊपर जो है वो इन्फेंट में यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, फोंटानेल क्लोज हो जाएगा। एंड पोस्टीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है, ये होता है हमारा 6 टू 8 वीक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है 6 टू 8 वीक एंड 12 टू 18 मंथ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और हमने फोंटानेल के बारे में अपन पढ़ लिया है, फोंटानेल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सो अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा स्किन ट्रिगर। ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, स्किन ट्रिगर डिक्रीज होता है, बल्जिंग देखने को नहीं मिलता है। कैसा देखने को मिलेगा, डिप्रेस देखने को मिलता है, और एक्सेसिव क्राई तो देखने को मिलेगी, और एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सेसिव क्राई देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चा क्या हो जाएगा, लेथार्जिक। इसलिए अपन ने बाकी के सारे ऑप्शंस को अपन ने एक्सक्लूड किया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द साइंस ऑफ शॉक। यहाँ पे शॉक के बारे में आपको पूछा है कि शॉक का क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारे पास में लिथार्जी एंड स्लो पल्स रेट, लिथार्जी की कंडीशन होगी या फिर पल्स रेट पेशेंट में स्लो होगी। कोल्ड कामी स्किन देखने को मिलेगी, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस रहेगा, या फिर उसकी पल्स रेट जो है वो रैपिड मिलेगी। ऑप्शन हमारे पास में सी है, रैपिड पल्स रेट एंड अनकॉन्शियसनेस। डी है, स्वेटिंग होगी ये पेशेंट को, उसकी मेमोरी वगैरह है वो फॉरगेटफुल हो जाएगी उसकी। ठीक है, अच्छे से वो किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं कर पाएगा। कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा हमारे पास में शॉक को लेके। शॉक के बारे में अपन ने अभी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने शॉक को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके अंदर हमने साइंस सिम्टम हमने नहीं पढ़े थे, तो अभी यहाँ पे अपन रफली अपन साइंस सिम्टम अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो शॉक के अंदर अपन कौन सा साइंस सिम्टम अपन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि शॉक की कंडीशन होती है तब क्या होता है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, टिश्यू के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, मीन्स सडन ड्रॉप इन ब्लड फ्लो। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है, सडन ड्रॉप हो जाता है ब्लड फ्लो का, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी फेलियर की कंडीशन आती है शॉक के अंदर। ठीक है, अब जब सर्कुलेटरी फेलियर हो गया मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो ठीक है, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह है वो हमें कैसे देखने को मिलेगी, स्किन कैसे देखने को मिलेगी, वो हमें कोल्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, ब्लड कैसा होता है, वार्म होता है। अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से नहीं होगी तो हमें कैसी स्किन देखने को मिलेगी, कोल्ड स्किन देखने को मिलेगी। साथ में जो पेशेंट है वो कैसा हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, शॉक की कंडीशन में जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस होता है। साथ साथ में अब इस टिश्यू परफ्यूजन को कंप्लीट करने के लिए हार्ट क्या करेगा बेचारा, वो पंप अपनी जो पल्स रेट वो ज़्यादा बीट करने लग जाएगा, मीन्स उसकी पल्स रेट अपनी बॉडी में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्स रेट तो यहाँ पे बढ़ रही है, बट क्या हो रहा है, हाइपो टेंशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेटरी फेलियर हो गया। अगर किसी पेशेंट को इंजरी हुई है और उसका ब्लड लॉस हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, हमें हाइपोटेंशन मिलेगा, बट यहाँ पे पल्स रेट जो है वो पेशेंट की बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेकिपनिया, टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन तो पढ़ लिया हमने। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ठीक है, या फिर लॉस ऑफ मेंटल, एलओसी। ठीक है, लॉस ऑफ कन्फ्यूजन वगैरह यहाँ पे कन्फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलेगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस यहाँ पे देखने को मिलेगा पेशेंट में। दूसरा बात क्या है हो जाएगा इसके अंदर, कफिंग की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, एंड पेशेंट को जो है वो सम काइंड्स कभी कभी जो है वो पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। अगर फीवर कब आएगा, जब यहाँ पे अपने एनाफाइलेटिक शॉक हो जाएगा। ठीक है, एनाफाइलेटिक शॉक में क्या होता है, कोई भी एलर्जी कंडीशन की वजह से तो यहाँ पे पेशेंट को फीवर भी देखने को मिल सकता है। बट नॉर्मल जनरली अपना जो आंसर कौन सा रहेगा इसके अंदर, क्योंकि शॉक के अंदर अगर सर्कुलेटरी फेलियर हुआ है, मीन्स यहाँ पे हाइपोवोलेमिया वगैरह की कंडीशन होती है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कोल्ड एंड कामी स्किन देखने को मिलती है शॉक के अंदर, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, रैपिड पल्स रेट देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे फीवर किसी में देखने को मिलेगी, केवल और केवल एनाफाइलेटिक शॉक में देखने को मिलेगी, या फिर इस्चेमिक शॉक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी के टाइप्स ऑफ शॉक के अंदर हमें कूल स्किन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा, एमसीक्यू पे जाने से पहले अपन देख लेते हैं पोजीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉक। तो शॉक के अंदर अपन कौन सी पोजीशन देंगे, शॉक के अंदर पोजीशन देते हैं अपन ट्रेंडलन पर पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं शॉक वाले पेशेंट को। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर कोई पेशेंट शॉक की कंडीशन में जाता है, ठीक है, किसी भी प्रकार के शॉक में जाता है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी, ट्रेंडलन पर पोजीशन।
ये क्यों करवाते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। टेंडल नंबर पोजीशन क्यों देती, क्योंकि ये क्या करेगा, इंक्रीज वेनस रिटर्न टू हार्ट, ये क्या करेगा, हार्ट के पास में क्या करेगा, वेनस रिटर्न को ये बढ़वाएगा, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, टेंडलनबर्ग पोजीशन अपन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एक और एमसीक्यू आया था एक बार एम्स में, शॉक के लिए असेसमेंट कैसा, किस प्रकार का असेसमेंट होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है वो शॉक की कंडीशन में जा रहा है, किसी ट्रॉमा हुआ किसी पेशेंट को, तो वहाँ पे उसको ब्लड लॉस हो गया काफ़ी सारा, तो उसके लिए अपन किस प्रकार का असेसमेंट यूज में करते हैं। तो असेसमेंट आता है हमारा फास्ट असेसमेंट, ठीक है, फास्ट असेसमेंट होता है। तो एग्जाम के अंदर फास्ट असेसमेंट ही पूछा था, ये ऑप्शन में था फास्ट। अब फास्ट की क्या फुल फॉर्म होती है वो भी अपन देख लेते हैं। फुल फॉर्म होती है इसकी फोकस असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर, ठीक है, फॉर ट्रॉमा। किसी भी ट्रॉमा वाले पेशेंट में अपन क्या करेंगे, फोकस असेसमेंट करेंगे, किसके द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा। तो ये एक प्रकार का एक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, फास्ट असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, ठीक है। कब, जब पेशेंट को ट्रॉमा की कंडीशन में पेशेंट वगैरह आया है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फास्ट अपन जो क्राइटेरिया को अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो शॉक के रिगार्डिंग हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और आया हुआ भी क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी लॉन्गेस्ट वेन कौन सी होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट वेन कौन सी होती है, ऑप्शन हमारे पास में ग्रेट स्पेनियस वेन, दूसरी पॉप्लिटियल वेन, इलाइक वेन, या फिर फीमोरल वेन, ठीक है। कौन सी होती है लॉन्गेस्ट वेन, क्या होगा लॉन्गेस्ट वेन का आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन के अंदर। सो लॉन्गेस्ट वेन जो होती है हमारी बॉडी में वो कौन सी होती है, ग्रेट स्पेनियस वेन, ठीक है। इसके नाम के आगे बता दिया है ग्रेट है, क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है और जो अपने जो एक्सट्रीमिटीज के अंदर ये वेन जो है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ग्रेट स्पेनियस वेन लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स नोज that the 60-year-old female client susceptible to osteoporosis, एक नर्स को पता है कि एक 60 ईयर की फीमेल क्लाइंट है जिसको क्यों उसको क्या ससेप्टिबल है, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस उसको हो सकते हैं। इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू, तो ऑस्टियोपोरोसिस उसके अंदर हो रहा है तो ये किससे रिलेटेड है, मतलब 60 ईयर फीमेल चाइल्ड है, सॉरी फीमेल जो है लेडी है, तो उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास में लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्या वो 60 ईयर की फीमेल है इसलिए वो एक्सरसाइज कम कर पा रही है उसकी वजह से, या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। आप सभी को पता है कि 60 ईयर वाली फीमेल्स के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है। ऑप्शन सी लैक ऑफ कैल्शियम, अगर वो डाइट वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं लेगी तो लैक ऑफ कैल्शियम भी देखने को मिल सकता है। ऑप्शन डी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अगर कोई जेनेटिक कंडीशन उसके अंदर पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसकी वजह से यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। तो कौन सा आंसर जो हमारा इसके अंदर करेक्ट होगा, 60 ईयर ओल्ड फीमेल है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो कौन सा आंसर हमारा बेस्ट आंसर होगा। सो आंसर पे जाने से पहले अपन थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में समझ लेते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। सो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपने बोन की हमारे पास में क्या हो जाती है, डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाती है। मीन्स बोन्स कैसी हो गई, पोरस हो गई, बीच में से खोखली हो जाती है, ठीक है। छोटे छोटे यहाँ पे बोन्स, ये अपनी बोन है तो बोन के अंदर छोटे छोटे होल्स वगैरह ऐसे संरचना हमें देखने को मिलती है। मीन्स ये क्या हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज बोन डेंसिटी प्लस डिक्रीज कैल्शियम, ठीक है। बोन, अगर पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लेडी क्या है, 60 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है। तो ऐसी फीमेल के अंदर क्या होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि 60 ईयर की जो एज है ये किस प्रकार की एज है, इस एज के अंदर क्या हो जाता है, फीमेल को मीनोपॉज की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। सो जब मीनोपॉज की कंडीशन होती है मीन्स क्या हो गया, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे पॉज हो गई है, मतलब स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो अब मीनोपॉज की कंडीशन में क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे सिक्रेशन नहीं होता है, डिक्रीज होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, कैल्शियम का प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है। जब कैल्शियम का प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बोन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहेगी, फ्रेजाइल हो जाएगी बोन, ठीक है। यहाँ पे प्रोन टू फ्रैक्चर, ठीक है। इससे क्या इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या बनता है, फीमेल
फीमेल्स आर प्रोन टू फ्रैक्चर आफ्टर मीनोपॉज। ठीक है, मीनोपॉज की कंडीशन में क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन की यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? बोन के अंदर हाइपो कैल्सीमिया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 60 ईयर ओल्ड फीमेल के अंदर क्या होता है? मीनोपोज होता है। मीनोपोज की वजह से यहाँ पे क्या हार्मोनल डिस्टर्बेंस देखने को मिले फीमेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्मोनल डिस्टर्बेंस में एस्ट्रोजन की यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? कमी देखने को मिलेगी, जिससे क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया, जो ब्लड के अंदर कैल्सीमिया, जो कैल्शियम का लेवल बोन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है? कैल्शियम को बाइंड करके हेल्प करता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। लैक ऑफ एक्सरसाइज भी अफेक्ट करती है, लैक ऑफ कैल्शियम भी अफेक्ट करता है, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजन भी यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। बट 60 ईयर ओल्ड फीमेल पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैक्सटन हिक्स आर। ठीक है, एक अपने को टर्म मिली यहाँ पे, ब्रैक्सटन हिक्स अपन किसको बोलते हैं? ऑप्शन हमारे पास में आई कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे, या फिर एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस को बोलेंगे, या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे, या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स किसको कहते हैं? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसके अंदर, जिसको अपन बोलेंगे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन? सो ब्रैक्सटन हिक्स क्या होता है ये अपन देख लेते हैं। ब्रैक्सटन हिक क्या है? एक प्रकार का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ब्रैक्सटन हिक्स आर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सबसे पहले कब सीन होते हैं? सीन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर पे सीन होते हैं। नियर बाई अपन बात कर लेते हैं 16 वीक्स के पास में। ठीक है, 16 वीक के आसपास में ये क्या होते हैं? अपने जो सीन होते हैं ब्रैक्सटन हिक्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अब ये किस प्रकार का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो ये एक प्रकार का पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसी प्रकार का पेन नहीं होता है। मीन्स क्या है ये? यहाँ पे लेबर को ये सजेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेबर के अंदर भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, बट वो पेनफुल होते हैं। बट ब्रैक्सटन हिक्स आर पेनलेस। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर की कंडीशन नहीं है, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपनी नर्सिंग अपने को क्या करना है? कोई भी फीटल हार्ट रेट को असेस करने की यहाँ पे नीड नहीं है, और किसी प्रकार की यहाँ पे ब्लीडिंग भी जो है वो नहीं देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर टाइप्स आर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। आई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है, और मसल कॉन्स्ट्रक्शन भी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ग्रेव डिजीज इज। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? ग्रेव्स डिजीज हम किसको कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है, तो और काफ़ी अच्छा आंसर भी है, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी है। ग्रेव डिजीज किसको कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास में हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। ग्रेव डिजीज हम किसको कहते हैं? कौन सा ऑप्शन हमारा इसके अंदर करेक्ट होगा? सो ग्रेव डिजीज को हम किसको दूसरा नाम क्या होता है? टॉक्सिक गोइटर डिफ्यूज। ठीक है, ग्रेस्टिक जो ग्रेव डिजीज को अपन क्या बोलते हैं? टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। ठीक है, ये भी अपन ग्रेव डिजीज को बोलते हैं, जो कि कंडीशन है किसके अंदर अराइज होती है? ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट जो होते हैं ना, वो उनके अंदर हमें ये ग्रेव डिजीज की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होता है? इसके अंदर करेक्ट होता है। सो ग्रेव डिजीज के अंदर भी क्या देखने को मिलता है हमारा? इंक्रीज बीएमआर। क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म के जो थायराइड ग्लैंड होती है, वो एक किस प्रकार का हार्मोन का सिक्रेशन करती है? ये हार्मोन सिक्रेशन करती है मेटाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, तो जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो अपनी जो बीएमआर भी है वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब मेटाबॉलिक रेट भी अपनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेव डिजीज के अंदर क्या हो जाता है? एक्सेसिव सिक्रेशन होता है किसका? T3 एंड T4 हार्मोन्स का यहाँ पे एक्सेसिवली सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे इसको अंदर हम क्या देखते हैं? एक्सोप्थैलेमस। एक्सोप्थैलेमस की कंडीशन भी अपन देखते हैं पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है? आई पोट्रूजन। ठीक है, आई को जो है, आई बॉल को जो है वो कैसे देखने मिलती है? आउटर साइड के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, बाहर निकली हुई अपने आई देखने को मिलती है। तो ग्रेव डिजीज किस प्रकार की कंडीशन होती है? ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ठीक है, ये ऑटो इम्यून कंडीशन होती है ग्रेव डिजीज। ठीक है, तो इसके लिए अपन कौन सी जो ड्रग्स वगैरह अपन कौन सी काम में लेते हैं?
तो ड्रग अपन काम में लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर अपन कौन सी ड्रग काम में लेते हैं, PTU। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर कौन सी ड्रग काम में लेते हैं, PTU। PTU की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोपाइल थियोयूरेसिल। ठीक है, प्रोपाइल थियोयूरेसिल। ठीक है, PTU की फॉर्म होगी प्रोपाइल थियोयूरेसिल। सो ग्रेव डिजीज एक हाइपरथायरॉयडिज्म की आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस में ग्रेड होती है। ठीक है, तो साथ साथ में किस प्रकार की डिजीज है, ये एक ऑटो इम्यून भी डिजीज है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है ग्रेव डिजीज। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर अपन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे काम में ली जाती है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, PTU। PTU की क्या फुल फॉर्म होती है, प्रोपाइल थियोयूरेसिल। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए अपन कौन सी ड्रग को काम में लेते हैं। दूसरा इससे क्या MCQ बना था, दूसरा इस ड्रग से हमें MCQ बनता है कि इस ड्रग को कब लेना चाहिए। तो इस ड्रग को हमेशा हमें लेना है, मीन्स कब, आफ्टर मील। ठीक है, आफ्टर मील जो हमें इस ड्रग को लेना चाहिए। दूसरी हमारी एक कंडीशन और होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, T3 एंड T4 का लेवल कम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगी। तो पेशेंट के जो सारे मेटाबॉलिक जो ऑर्गन्स वगैरह हैं तो उनके यहाँ पे फंक्शन कम हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो वाइटल्स ऑर्गन है उनका फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे कम हो जाएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस रहेगी। यहाँ पे पेशेंट को क्या रहेगा, हीट इंटॉलरेंस रहता है। तो अपोजिट साइन सिम्टम हमें निकालने होते हैं। दूसरा, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर अपन कौन सी ड्रग को अपन काम में लेते हैं। सो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हम ड्रग काम में लेते हैं, उसका नाम क्या है, लीवोथायरोक्सिन। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीवोथायरोक्सिन के बारे में पूछा जाता है कि लीवोथायरोक्सिन को अपन जो लेनी होती है टेबलेट को, वो कब लेते हैं। तो ये अपन लेते हैं एम्प्टी स्टमक। ठीक है, लीवोथायरोक्सिन को अपन एम्प्टी स्टमक लेते हैं, साथ साथ में अपन कब लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोनों के बारे में, आपको पता होना चाहिए, साथ साथ आप नोट्स भी आप बना सकते हो। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर ग्रेव्स डिजीज जो देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, A client in prenatal clinic is assessed to have a blood pressure of 180/96. The nurse should give priority to। एक क्लाइंट है जो आया है किसमें, प्रीनेटल क्लिनिक में आया है। मीन्स जो क्लाइंट है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। बट यहाँ पे कोई प्रकार की कितनी स्टेज का, कितनी वीक की प्रेगनेंसी है, ये हमें नहीं बताई गई है। बस एक प्रीनेटल क्लिनिक के अंदर आया है, हो सकता है कि उसको वन वीक की प्रेगनेंसी हो। ठीक है, हो सकता है उसको 36 वीक की हो। तो यहाँ पे ये बताया नहीं है, केवल और केवल वो कहाँ पे आया है, प्रीनेटल क्लिनिक में आया है। और उसका ब्लड प्रेशर कितना हो गया आने के बाद में, 180/96। जब हमने उसका ब्लड प्रेशर असेस किया तो उसका ब्लड प्रेशर क्या मिला हमें, 180/96। द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू। तो इस कंडीशन में नर्स अपन जो है वो क्या प्रायोरिटी प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन हमारे पास में, प्रोवाइडिंग ए काम एनवायरमेंट, नेक्स्ट ऑब्टेनिंग ए डाइट हिस्ट्री, सी एडमिनिस्ट्रिंग एन एनाल्जेसिक, डी असेसिंग फीटल हार्ट टोन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो निकलेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो सकता है कि क्लाइंट को जो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो प्रीनेटल क्लिनिक में आने के बाद में, कि एक तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उसके बाद में उसको प्रीनेटल क्लिनिक पे भी लाया जा रहा है, उसके अंदर एजुकेट कम हो कि भाई यहाँ उसको डर हो किसी क्लिनिक से रिलेटेड कि भाई वहाँ पे जाके क्या प्रोसीजर करेंगे, क्या कुछ करेंगे। लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइंट को यहाँ पे क्या हो सकती है, एंजाइटी वगैरह देखने को मिल सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई राइज हो गया है। सो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, 30 मिनट बाद में अगेन उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ठीक है, काम एनवायरनमेंट अपन उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वापस से उसका अगर अपन ब्लड प्रेशर अपन असेस करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी ये अब नॉर्मल आता है तो थोड़ी देर बाद में 6 आवर के बाद में वापस उसका असेसमेंट करते हैं। टोटल अपन क्या कब करते हैं, 3 टाइम्स तक उसका अपन ब्लड प्रेशर असेस करते हैं। उसके बाद में अपन इसको सजेस्ट करते हैं भाई हो सकता है कि उसको आगे जाके कुछ हाइपरटेंसिव कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिले। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे क्लाइंट हिस्ट्री, डाइट हिस्ट्री यहाँ पे कोई नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो फर्स्ट टाइम अपने पास क्लिनिक के पास आई है और इसको इतनी ज़्यादा बीपी वगैरह हो चुकी है। नेक्स्ट एनालिसिस अपन क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हाइपरटेंसिव देनी चाहिए, एनालिसिस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। असेसिंग फीटल हार्ट टोन, ठीक है, फीटल हार्ट टोन को असेस करने की भी जरूरत नहीं है। बट इससे पहले अपन क्या करेंगे, फीटल हार्ट टोन को असेस करने से पहले अपन क्या करेंगे, प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, काम एनवायरनमेंट को। ठीक है,
डायरेक्ट अपन फीटल हार्ट टोन को असेस नहीं करेंगे, उससे पहले अपन काम एनवायरनमेंट देंगे। अगर काम एनवायरनमेंट से वो ठीक हो जाता है तब तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आगे अपन अकॉर्डिंग टू प्रोफाइलेक्सिकली अपन उसको क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास में जाने के लिए अपन उसको एजुकेट करेंगे। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बना, प्रोवाइडिंग ए काम एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू, डिस्टोशिया इज, डिस्टोशिया किसको कहते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टोशिया इज एक टर्म मिली है हमको डिस्टोशिया। ऑप्शन हमारे पास में एबनॉर्मल, सॉरी अबॉर्शन, अबॉर्शन को कहते हैं डिस्टोशिया, या फिर नॉर्मल लेबर, या फिर एबनॉर्मल लेबर, या फिर सिजेरियन सेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा डिस्टोशिया की कंडीशन में। सो डिस्टोशिया हम किसको कहते हैं, एबनॉर्मल लेबर को हम क्या कहते हैं, डिस्टोशिया कहते हैं। एंड नॉर्मल लेबर को अपन क्या कहते हैं, यूटोसिया। ठीक है जी, किसी भी की कंडीशन के आगे यू लगता है मीन्स क्या होगा, इस कंडीशन नॉर्मल है। एंड डिस लगने के मीन्स क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, सो डिसमेनोरिया, डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, आपको जैसे पता ही लग गया होगा, डिस मीन्स किसी कोई प्रकार की एबनॉर्मलिटी यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह कंडीशन के यहाँ पे अराइज हो चुकी है। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एबनॉर्मल लेबर इज कॉल्ड डिस्टोशिया। तो जो लेबर प्रोसेस है उसके अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिली है तो इसको हमने क्या बोला, डिस्टोशिया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंप्राइज ऑफ, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या हमें कंडीशन देखने को मिलती है। ऑप्शन हमारे पास में डिलीवरी ऑफ फीटस, फीटस की डिलीवरी होती है थर्ड स्टेज में, या फिर एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का एफेसमेंट होता है, या फिर प्लेसेंटल सेपरेशन होता है, या फिर डिसेंट ऑफ फीटस, फीटस का डिसेंट होना। कौन सी स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलता है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हम किसको कहते हैं। सो इसके अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा का सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। सो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेज होती है सर्वाइकल डायलेशन की। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, सर्वाइकल डायलेशन की होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कितना होता है यहाँ पे, 0 to 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे डायलेशन देखने को मिलती है। सर्वाइकल डायलेशन की भी 3 स्टेज होती है, लेटेंट, दूसरी स्टेज कौन सी होती है, एक्टिव, एंड थर्ड स्टेज कौन सी होती है, ट्रांजिशन। ठीक है, ये 3 स्टेज हमें देखने को मिलती है सर्वाइकल डायलेशन के अंदर। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन सेकेंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सर्वाइकल डायलेशन जो हो चुका है यहाँ पे, सर्वाइकल डायलेशन के बाद में क्या देखने को मिलेगा, फीटल डिलीवरी। यहाँ पे फीटस की हमें क्या देखने को मिलती है, डिलीवरी देखने को मिलती है सेकंड स्टेज के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटल सेपरेशन। तो प्लेसेंटा जो अटैच रहती है मदर के वोम से, तो वो यूट्रस से यहाँ पे क्या होगी, सेपरेट होती है। इसको हमने क्या बोला, प्लेसेंटल सेपरेशन। एंड डिसेंट ऑफ द फीटस किसमें देखने को मिलता है, सर्वाइकल डायलेशन वाले स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलता है, डिसेंट देखने को मिलेगा, एफेसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, नाइस, सर्वाइकल डायलेशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्रोसेस जब लेबर शुरू हो जाता है उसी प्रोसेस से हमें क्या है कि जो फिटस का है वो डिसेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, डिसेंट फिटस का नहीं रुकता है जब तक फिटस की डिलीवरी हो जाती है। तो लेबर शुरू कब होता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर अपन देख लेते हैं लेबर का शुरुआत होती है, यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फीटल एंड फोर्थ स्टेज कौन सी होती है, ये भी अपन देख लेते हैं। फोर्थ स्टेज होती है ऑब्जर्वेशनल। तो ये 4 प्रकार की स्टेज जो है हमें लेबर के अंदर देखने को मिलती है। अभी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं प्लेसेंटा का सेपरेशन के बारे में। सो प्लेसेंटल सेपरेशन के मेथड अपन पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है। तो प्लेसेंटल सेपरेशन के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड्स हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला मेथड कौन सा हो गया, सल्स मेथड। ठीक है, सल्स मेथड होता है। और दूसरा कौन सा मेथड होता है, मैथ्यू डकर मेथड। ठीक है, सेल्स मेथड एंड मैथ्यू डकर मेथड। तो सेल्स मेथड में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारी यूट्रस है, यूट्रस के अंदर यहाँ पे क्या अटैचमेंट है, प्लेसेंटा का अटैचमेंट है। तो सेल्स मेथड के अंदर क्या है, प्लेसेंटा का डिटैचमेंट जो है वो डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा कहां से होगी, सेंट्रली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल साइड से प्लेसेंटा का क्या हो रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, साथ में नोट्स भी बनाना। सेल्स मेथड में प्लेसेंटा का डिटैचमेंट कहां से होता है, सेंट्रली। एंड मैथ्यू डंकन मेथड में प्लेसेंटा का डिटैचमेंट कहां से होता है, पेरिफेरली। ठीक है, यहाँ पे पेरिफेरली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेसेंटा का डिटैचमेंट देखने को मिलता है। मतलब इसके अंदर कैसा हो गया, पेरिफेरली, एंड इसमें कैसा हो गया, सेंट्रली। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब प्लेसेंटा का यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें।
मीन्स प्लेसेंटा सेपरेशन के क्या क्या साइन है। प्लेसेंटा सेपरेशन का साइन देखने को मिलता है सबसे पहले तो जो कोड है, अम्बिलिकल कोड है, उसकी जो है वो लेंथ हमें इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ देखने बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि जब प्लेसेंटा बाहर निकल रहा है तो उसकी लेंथ भी हमें बाहर निकली हुई देखने को मिलेगी कि भाई हाँ लेंथ बड़ी हो रही है, मीन्स वहाँ से वो सेपरेट हो गई है। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, गस ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, गस ऑफ ब्लीडिंग। दूसरा यहाँ पे यूट्रस कैसा हो जाएगा, यूट्रस बिकम हार्ड, ठीक है, यूट्रस का जो शेप है वो यूट्रस की जो सॉफ्ट नहीं रहेगा, वो यूट्रस कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा, ठीक है। अगर सॉफ्ट रहा यूट्रस मीन्स क्या है कि अभी तक वहाँ से प्लेसेंटा का सेपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। थर्ड स्टेज के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, PPH, पोस्ट पार्टम हेमरेज भी अपन का पढ़ते हैं, थर्ड स्टेज के अंदर अपन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिवली प्लेसेंटा का सेपरेशन नहीं होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग कंटिन्यू हमें होनी शुरू हो सकती है, इसलिए PPH को असेसमेंट कब करते हैं, आफ्टर द मतलब थर्ड स्टेज के अंदर PPH हो सकता है, तो इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर अपन रखते हैं मदर को। अगर PPH हुआ तो ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्टेज भी अप्लाई की जाती है। ओके, सो इसके बाद में टाइम कितना रखता है, ठीक है, टाइम भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर मदर जो है वो प्रीमी ग्रेविटा है, प्रीमी ग्रेविटा मीन्स फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसकी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसको कितना टाइम लगेगा थर्ड स्टेज के अंदर, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट के अंदर आराम से प्लेसेंटा का एक्सप्रेशन हो सकता है। एंड मदर जो है वो मल्टी ग्रेविटा है, मोर देन 2 टाइम्स अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। बट ये कभी भी मोर देन 30 मिनट्स का है ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, अगर मोर देन 30 मिनट्स का है तो हो सकता है वहाँ पे PPH की कंडीशन वहाँ पे अराइज हो सकती है। ओके, तो अपना क्वेश्चन कौन सा, आंसर कौन सा हो जाता है करेक्ट, प्लेसेंटल सेपरेशन, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट MCQ हमारा आज का, ए प्रीमी ग्रेविडा मदर है, मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट मदर है, एज क्या है उसकी, एज है 42, मतलब एज यहाँ पे क्या थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, इज 6 वीक प्रेग्नेंट, और साथ में वो क्या है 6 वीक की उसकी प्रेगनेंसी है। बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स एज, क्लाइंट्स की एज के अकॉर्डिंग हर इन्फेंट इज एट रिस्क फॉर, इस एज के अंदर अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके इन्फेंट को क्या रिस्क हो सकती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ भी है। सारे क्वेश्चंस हम एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के अंदर अपन यूज में उन्हीं को अपन पढ़ाते हैं, ताकि इन क्वेश्चंस की, इन टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है नेक्स्ट MCQ एग्जाम्स के अंदर आने की। ऑप्शन हमारे पास में क्या है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है उस बेबी को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, या फिर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कौन सा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा, एज क्या है 42 है, तो इस एज कंडीशन के अंदर इन्फेंट को क्या रिस्क हो सकती है। सो इसके अंदर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, डाउन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्रायोसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम के यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, ट्रायोसोमी देखने को मिलती है। तो इसका एक क्लासिकल फीचर कौन सा है, आपको एग्जाम में पूछते हैं कई बार कि डाउन सिंड्रोम के अंदर पेशेंट जो बच्चा है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक सिंगल लाइन देखने को मिलती है उसके हैंड्स के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीमियन क्रीज यहाँ पे पेशेंट के हैंड में देखने को मिलती है। लाइक पेशेंट का ये हैंड, तो यहाँ पे केवल एक लाइन यहाँ पे पेशेंट के अंदर हैंड के अंदर देखने को मिलती है। अपने हैंड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सारी लाइनिंग्स होती है, बट डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर यहाँ पे सीमियन क्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है, बाकी खूब सारे साइंस सिम्टम आते हैं, जबकि सीमियन क्रीज के बारे में एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तो अगर किसी ने यहाँ पे सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती थी, ठीक है, डिक्रीज सर्फेक्टेंट कौन सा, स्पिंगोमाइलिन एंड लेसिथिन, ठीक है। दो हमारे लंग्स के अंदर ये क्या होता है, सर्फेक्टेंट होते हैं, जो कौन सिक्रेट करता है, टाइप 2 एल्व्यूलर सेल, ठीक है। टाइप 1 किसके अंदर काम आती है, गैसियस एक्सचेंज के अंदर काम आती है, जबकि टाइप 2 किसके अंदर काम आते हैं, सर्फेक्टेंट को बनाने में, ठीक है। अगर सर्फेक्टेंट अच्छे से नहीं बने हुए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे लो देखने को मिलता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे लो देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस विद इन 24 आवर के अंदर अगर पेशेंट के अंदर जॉन्डिस हो रहा है तो ये किस प्रकार का जॉन्डिस है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। आफ्टर 24 आवर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ओके, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम को अपन पता लगाने के लिए बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। सो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है,
ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन डाउन सिंड्रोम का कैसे पता लगा सकते हैं? तो डाउन सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले तो ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल कैसे देखने को मिलेगा? बढ़ावा देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जो एस्ट्रोजन के अमाउंट है वो कैसे देखने को डिक्रीज देखने को मिलेगी। थर्ड यहाँ पे अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल है वो भी कैसा देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलता है। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगर अपने ऑप्शन में आपको दे दे कि एक्सेप्ट का आपको क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन देके आपको पूछ दे एक्सेप्ट, तो नेक्स्ट आपको क्या दे देगा यहाँ पे? किसी एक में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा के वो दे देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ता है डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर। यहाँ पे जब अपन टेस्ट करते हैं इंट्रानेट ड्यूरिंग जो अपन प्रेगनेंसी अपन टेस्ट करते हैं तो उनके अंदर में एस्ट्रोजन का लेवल कम देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। जबकि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन कम देखने को मिलता है, साथ साथ में अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल भी कम देखने को मिलता है। दूसरा, ये कंडीशन अपोजिट कब होती है? मीन्स एचसीजी का लेवल डिक्रीज देखने को मिलता है, साथ साथ में अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल भी डिक्रीज देखने को मिलता है एंड एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के अंदर ये तीनों सिम्टम, तीनों जो थिंग्स है ये हमें चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं आगे, तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, रोसार्ड्स टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो रोसार्ड्स टेस्ट है ये किस प्रकार का टेस्ट है? ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक अपन यूज में करते हैं रोसार्ड्स टेस्ट के अंदर, या फिर अपन फील्ड नोट्स बनाते हैं, या फिर अपन बायोफिजियोलॉजिक मेजरमेंट करते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन टेक्निक है। रोसार्ड्स टेस्ट है ये किस प्रकार का टेस्ट है? रोसार्ड्स टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है? तो हमारा इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रोसार्ड्स टेस्ट एक प्रकार का प्रोजेक्टिव टेक्निक है, तो ठीक है, अपन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो रोसार्ड्स टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है? प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल यहाँ पे टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं? एक पेज के अंदर या फिर अपन क्या करते हैं? इंक ब्लॉट को अपन क्या करते हैं? पेशेंट को अपन जैसे सपोज अपन ने ये जैसे एक डायग्राम बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये इंक ब्लॉट डायग्राम है, मीन्स आपने जो शाही होती है तो उसका आपने डायग्राम बना के दे दिया। अब अपन बोल रहे हैं पेशेंट को कि इसको पढ़ो, इसको देखो और आपको देख के आपको बताओ कि आपको इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, आपको किस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, या आपको आपके अंदर क्या क्या किस प्रकार का बिहेवियर होता है, मीन्स आप इसको किस प्रकार से आप समझते हैं, ठीक है। एक प्रकार साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक ब्लॉट का यहाँ पे क्या करवाते हैं? प्रोजेक्शन करवाते हैं। तो इंक ब्लॉट का प्रोजेक्शन क्यों करवाते हैं? क्योंकि अगर इंक ब्लॉट से यहाँ पे क्या है, पेशेंट इसको या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको किस प्रकार से समझता है, इसको किस प्रकार से लेता है, उसके इमोशनल कैसे चेंजेस आते हैं, या फिर उसको लाइक इस प्रकार की बहुत सारी यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह बनते हैं इंक ब्लॉट से, ठीक है। उनको असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे एग्जामाइन करता है, साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या एग्जामाइन करता है? पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, किस प्रकार से इसको देखता है। दूसरा, इमोशन कैसे हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी एंड इमोशनल को जो स्टडी होती है इस टेस्ट के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन टेस्ट, ठीक है। रोसार्ड्स टेस्ट किस प्रकार का एग्जाम्पल है? प्रोजेक्टिव टेक्निक एग्जाम्पल है। ओके, आया आपके समझ में अच्छे से? नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। ए क्लाइंट विद ए मिस्ड अबॉर्शन एट 29 वीक। एक क्लाइंट है जिसको क्या हो गया? मिस्ड अबॉर्शन हो गया। कब हो गया? 29 वीक ऑफ गेस्टेशन। इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। अब वो क्या है? हॉस्पिटल में एडमिट है। द क्लाइंट विल मोस्ट लाइकली टू बी ट्रीटेड विद। सो जब मिस्ड अबॉर्शन होता है तो अपन क्लाइंट को किस प्रकार ट्रीट करते हैं? ऑप्शन में क्या है हमारे पास में? उसको मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, या फिर उसको डायनोप्रोस देंगे, नेक्स्ट उसको ब्रोमोक्रिस्टिन देंगे। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा इसके अंदर? पेशेंट को क्या हुआ? मिस्ड अबॉर्शन। अब हम बात कर लेते हैं मिस्ड अबॉर्शन की। सो मिस्ड अबॉर्शन होता क्या है? मिस्ड अबॉर्शन मीन्स इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ fetus without expulsion of product of conception,
ठीक है, जो भी कॉन्सेप्शन के टाइम पे जो भी प्रोडक्ट बना था उसका यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गया, जबकि वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपल आउट नहीं हुआ है, अभी तक पेशेंट के बॉडी के अंदर ही है। इसको हमने क्या बोल दिया, मिस्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन तो हुआ है बट वो मिस्ड है, अभी तक बाहर नहीं निकला है। तो इसके लिए अपन कौन सा ट्रीटमेंट यूज में लेंगे, तो इसके लिए अपना जो करेक्ट ट्रीटमेंट जो होता है हमारा वो कौन सा होगा, डायनोप्रोस्टोन। ठीक है, अपन इसको क्या देंगे, डायनोप्रोस्टोन देंगे। डायनोप्रोस्टोन क्या करवाएगा, सर्वाइकल यहाँ पे रिपनिंग करवाएगा। ठीक है, डायनोप्रोस्टोन क्या करवाएगा, सर्वाइकल रिपनिंग करवाएगा। अब सर्वाइकल रिपनिंग क्या होती है, सर्वाइकल रिपनिंग होती है नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग एंड ओपनिंग ऑफ सर्विक्स बिफोर लेबर स्टार्ट। ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन होती है तो उसके अंदर क्या होता है, सर्वाइकल रिपनिंग देखने को मिलती है। रिपनिंग क्या होती है, सर्विक्स का सॉफ्ट होना और इसकी ओपनिंग होना, इसे इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल रिपनिंग। तो अपन यहाँ पे 29 वीक के पे अपन क्या करवाना है, अपन को जो कॉन्सेप्शन वाले जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना है। तो अपन क्या देंगे, यहाँ पे डायनोप्रोस्टोन देंगे, जो क्या करवा देगा, सर्वाइकल रिपनिंग करवा देगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है नॉर्मल, और जब अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, मीन्स जो 37 वीक तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, तो यहाँ पे जो सर्विक्स कैसा रहता है, यहाँ पे सर्विक्स अपना कैसा रहता है, स्टिफ्ट रहता है, एंड कैसा रहता है, क्लोज रहता है। ठीक है, सर्वाइकल रिपनिंग में अपना क्या होता है, ओपन होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये आपके केवल ध्यान में रखना है, आंसर नहीं है इसका ये। तो अपना आंसर कौन सा है, डिनोप्रोस्टोन। डिनोप्रोस्टोन क्या करवाएगा, सर्वाइकल को सॉफ्ट करवा देगा और ओपन करवा देगा, ताकि क्या पीरियड ऑफ जो कॉन्सेप्शन जो बाहर नहीं निकला है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो डायनोप्रोस्ट हेल्प इन सर्वाइकल रिपनिंग। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास में मैग्नीशियम सल्फेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस प्रकार की ड्रग है, ये एक टोकोलाइटिक एजेंट है। टोकोलाइटिक एजेंट क्या काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या काम करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये तो अपन देंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्शन तो हमें बढ़ाना है, तो अपन टोकोलाइटिक एजेंट तो अपन नहीं देंगे। साथ साथ में ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, एक्लेम्सिया। ध्यान में रखना आपको, एक्लेम्सिया के अंदर अपन क्या देते हैं, पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कौन सा होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तीसरा लास्ट वन अपने पास में कौन सी है, ब्रोमोक्रिस्टिन। सो ब्रोमोक्रिस्टिन अपन ड्रग किस में देते हैं, जब हमारा जब पेशेंट की बॉडी के अंदर एक्सेसिवली यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल्क का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन को अपन ने क्या बोला, गैलेक्टोरिया। ठीक है, अगर पेशेंट के अंदर एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, इसको डिक्रीज करवाना है, तो अपन कौन सी ड्रग देते हैं, ब्रोमोक्रिस्टिन। ओके, आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया टॉपिक। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या हो गया, डायनोप्रोस्टोन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट, एज क्या है उसकी 32, आस्क द नर्स व्हाई हर डॉक्टर हैज रिकमेंडेड ए सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। एक 32 एज की क्लाइंट है जो क्या प्रेग्नेंट है, और वो पूछ रही है नर्स से कि डॉक्टर ने उसको सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन की टेस्ट के लिए क्यों कहा है। द नर्स शुड एक्सप्लेन दैट द डॉक्टर हैज रिकमेंड द टेस्ट। अब डॉक्टर ने टेस्ट को क्यों रिकमेंड किया है, ऑप्शन है हमारे पास में, बिकॉज इट इज ए स्टेट ऑफ लॉ, क्योंकि ये एक लॉ है, टू डिटेक्ट कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट को पता लगाने के लिए, बिकॉज ऑफ हर एज, उसकी एज है इसलिए कि भाई वो 32 वीक डेज की, सॉरी मंथ एज की है उसकी, 32 एज की है वो पेशेंट इसलिए, या फिर टू डिटेक्ट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। तो अल्फा सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट अपन किसके लिए करवाते हैं, सो सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट अपन क्यों करवाते हैं, ताकि अपन पता लगा सकें पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट को फाइंडिंग करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट को हम असेस करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है अल्फा फिटोप्रोटीन से लेके। सबसे पहले कब करवाते हैं, 15 to 20 वीक ऑफ गेस्टेशन अपन क्या करवाते हैं, सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन अपन टेस्ट करवाते हैं। अब इसके अंदर दो प्रकार का लेवल देखने को मिलता है, अगर यहाँ पे लेवल इंक्रीज देखने को मिला, दूसरा यहाँ पे लेवल कैसा देखने को मिला, डिक्रीज। तो इंक्रीज किस में देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो ये न्यूरल डूब डिफेक्ट में इंक्रीज देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में इंक्रीज देखने को मिलेगा, उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, मल्टीपल प्रेग्नेंट है अगर क्लाइंट उसमें देखने को मिलेगा, उसके बाद में ऑर्गन अगर फेलियर हुआ है क्लाइंट के अंदर तब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंजेनाइटल नेफ्रोपैथी हुई है क्लाइंट के अंदर तब देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे
हिपेटिक का यहाँ पे पेशेंट के अंदर, जो बच्चे के अंदर जो है वो हिपेटिक का यहाँ पे नेक्रोसिस हुआ तब भी अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अब एमसीक्यू क्या बनता है, डिक्रीज कब होता है, तो डिक्रीज सबसे पहले तो कब किसके अंदर देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम के अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगा। उसके बाद में बच्चे के अंदर किसी प्रकार का, मदर के अंदर जो किसी प्रकार का जो प्लेसेंटा का डिफेक्ट है तब भी ये डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फीटल हाइड्रोप्स वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो ट्रोपोब्लास्टिक के अंदर जो अपना ट्रोपोब्लास्टोसिस है उसके अंदर अगर किसी प्रकार की डिजीज कंडीशन है तब डिक्रीज देखने को मिलता है अल्फा फीटोप्रोटीन। नेक्स्ट एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायबिटिक जो मदर होती है उसके अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलता है। तो नर्स को क्यों क्या बताएगी नर्स उसको, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट को अपन असेस कर सकते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन की मदद से, इसलिए आपको डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आप अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट करवाइए। ठीक है, ये किसी प्रकार का लो नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट अपन नहीं देख सकते हैं, उसकी एज यहाँ पे 32 है तो इसलिए भी अपन नहीं करवाएंगे अल्फा फीटोप्रोटीन, जबकि क्यों करवाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विद सिकल सेल एनीमिया इज एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ लेबर। एक क्लाइंट है जिसको क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, वो एडमिट है और उसका अभी लेबर एंड डिलीवरी चल रही है और वो कौन सी फेज में है, फर्स्ट फेज ऑफ लेबर के अंदर है। मतलब क्या हो रहा है, उसको सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है। द नर्स शुड एंटिसिपेट द क्लाइंट्स नीड फॉर, अब नर्स क्या है एंटिसिपेट करेगी क्लाइंट्स किसकी नीड हो सकती है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। तो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी की जो शेप होती है, आरबीसी बिकम सिकल या फिर क्रिसेंट मून। ठीक है, आधा चंद्रमा होता है। ठीक है, इस प्रकार की हमें क्या देखने को मिलेगी, आरबीसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब ये इस प्रकार की आरबीसी हो गई है हमारे पास में, तो अब ये आरबीसी क्या करेगी, स्मॉल वेसल्स के अंदर जाएगी और वहाँ पे जाके क्या कर देगी, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी। प्लस क्या हो जाएगा, अब जैसे इस प्रकार की आरबीसी है तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे O2 भी यहाँ पे क्या होगी, बाइंड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, प्लस ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अपन को पेशेंट को क्या देना, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है ताकि वो हाइपोक्सिया को ट्रीट कर सके। ठीक है, हाइपोक्सिया से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है तो आगे फीटल डिस्ट्रेस को भी बचा सके। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा, ए राइट होता है इसके अंदर। ठीक है, अब जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है। ठीक है, पेन कहाँ होता है, हैंड्स एंड फीट के अंदर, हैंड्स एंड फीट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, पेन देखने को मिलता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेक्टिलाइटिस। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि डेक्टिलाइटिस क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है, तो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में डेक्टिलाइटिस देखने को मिलता है। मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो पेरिफेरली यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन भी यहाँ पे कैसा देखने को मिल सकता है, डिक्रीज देखने को मिल सकता है। तो पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक भी यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिल सकता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है। ये सब चीज़ें जो हमें जो सिकल सेल एनीमिया के अंदर देखने को मिलती है। बाकी सिकल सेल एनीमिया के अंदर अपन ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या अपन ड्रग वगैरह देते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए अपन ड्रग देते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करती है, आरबीसी का एंडोथीलियलाइजेशन नहीं करती है। मतलब क्या हो गया, आरबीसी को जो है वो एंडोथीलियल जो मेम्ब्रेन होती है उससे अटैचमेंट होने में ये प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करेगी। नेक्स्ट क्या है, दूसरी कौन सी ड्रग है, एल ग्लूटामाइन। तो एल ग्लूटामाइन ड्रग क्या करेगी, डिक्रीज आरबीसी
सिकलिंग, ठीक है। ये आरबीसी का जो सिकल शेप है इसको नहीं यहाँ पे लेने देती है, ठीक है। तो ये आरबीसी की सिकलिंग प्रोसेस को रोक देती है। इसके लिए अपन ड्रग कौन से देंगे, एक तो हाइड्रोक्सी यूरिया दे देंगे, दूसरा एल ग्लूटामाइन दे देंगे, तीसरा यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रेशन स्टेटस को पेशेंट को जो मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्लस में O2 थेरेपी भी अपन क्या करते हैं, पेशेंट को यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास में, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो है अपन फर्स्ट फेज ऑफ लेबर के अंदर मदर को प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो, आपके एमसीक्यूज वगैरह अच्छे से सोल्व हुए होंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अगेन एमसीक्यूज लेके आएंगे। और क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, हमारा आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हम टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आरएमएल के अकॉर्डिंग हम पर डे के अकॉर्डिंग हम टेस्ट रन करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आपको रियल टाइम टेस्ट एक्सपीरियंस होगा उसके अंदर, अगर आप ईमानदारी से अपने टेस्ट दोगे तो, ठीक है, जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।